हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मेरा नाम है आयुष कुमार घोष और आज हम लोग करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये सीए इंटर में एक हाई वेटेज चैप्टर है एंड अराउंड 10 से 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। एंड मैं बता दूं, सीए इंटर में ये मेरा चौथा चैप्टर है जिसको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। इससे पहले ऑलरेडी 3 चैप्टर मैंने करवा दिया। प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा। अब ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है। अगर तुम इसको मॉड्यूल से पढ़ने जा रहे हो तो भाई साहब क्या लैंग्वेज लिखा है मॉड्यूल में, लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर ये चैप्टर बोल क्या रहा है, और नया भी है थोड़ा। तो इसको मैं मॉड्यूल से ही करवाऊंगा ताकि तुम्हें इंटरप्रिटेशन भी आ जाए कि कैसे तुमको मॉड्यूल में पढ़ना है। अगर तुम इस चैप्टर को इंटरप्रिटेट करना सीख जाओगे ना, तो फिर तुम बाकी कोई भी चैप्टर खुद से पढ़ के इंटरप्रिटेट कर सकते हो। मॉड्यूल के साथ साथ मैं शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स भी बनवाऊंगा। अभी मैं लिखवाऊंगा, साथ साथ तुम मेरे साथ साथ लिखना। अगर उसके बाद तुम बोलोगे कि तुम्हें लॉन्ग हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए मेरे, जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, उसमें मैंने थोड़ा इजी लैंग्वेज लिखा है, तो वो भी मैं तुम्हें टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे जहाँ भी तुम बोलोगे मैं भेज दूंगा। तो बस एक कमेंट करके बता देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों लोग के साथ। कमेंट करके बताओ कि इंटरप्रिटेशन कैसा है। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं। एंड पहले मैं बता देता हूँ, इसको मैं डिटेल में करवा रहा हूँ तो इसको मैं 2 पार्ट में करूँगा। एक अभी मैं अपलोड कर रहा हूँ एंड एक आज या कल में मैं इसको सेकेंड पार्ट भी अपलोड कर दूँगा। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, यानी ये एक्ट आया क्यों, इस एक्ट का रिक्वायरमेंट क्या था, आखिर क्या ज़रूरत था हमें ये एक्ट लाना पड़ा। तो चलो इसको हम पहले एग्जांपल से यहाँ मैं समझाता हूँ। लेट सपोज ये मैं हूँ, ठीक है। इसको मैं डिटेल में करवा रहा हूँ इसलिए मैंने पार्ट 2 में करवाया, तो आराम से बैठ के लिखो, तुम भी सुन सकते हो, ठीक है। मेरे को इंडिया के बाहर जाना है, लेट सपोज ऑस्ट्रेलिया जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो मैं इंडिया के पास जाऊंगा, इंडिया के बैंक में जाऊंगा, या फिर एयरपोर्ट, अगर तुम कभी गए हो तो एयरपोर्ट में ये मनी चेंजर रहते हैं, एयरपोर्ट में मनी चेंजर रहते हैं, एक काउंटर बना हुआ रहता है। उस काउंटर में तुम इंडियन करेंसी दोगे और बदले में वो ऑस्ट्रेलियन करेंसी तुमको दे देंगे, फॉरेन करेंसी दे देंगे तुमको। तो मेरे को अगर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो क्या मेरे पास पैसे होने चाहिए? बिल्कुल, पैसे के बिना तो तुम कहीं जा नहीं सकते। तो ये पैसे लेकर तुम ऑस्ट्रेलिया तभी जा सकते हो जब वो ऑस्ट्रेलियन रुपीज़ में हो। या अमेरिका तुम्हें जाना है, यूएसए जाना है तुम्हें, तो तुम्हें क्या चाहिए? डॉलर। वहाँ इंडियन रुपीज़ तो चलेगा नहीं, तो मेरे को क्या चाहिए? डॉलर, फॉरेन करेंसी चाहिए, फॉरेन करेंसी। अब मान लो, अब मान लो एक इंसान है, लेट सपोज मैं, मेरे को इंडिया के बाहर, लेट सपोज न्यूजीलैंड में या फिर यूएसए ही ले लो, इजी रहेगा लिखने में, टाइम वेस्ट नहीं होगा। यूएसए में मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, मेरे को एक घर खरीदना है। तो घर खरीदने के लिए वहाँ पे मेरे को क्या चाहिए? फॉरेन करेंसी। इंडिया को एक्सपोर्ट करना है तो पैसा रिसीव किस में होगा? फॉरेन करेंसी में। इंडिया इंपोर्ट करना चाहता है, मान लो माल मंगवाना चाहता है रसिया से, तो फिर इंडिया को पेमेंट किस में करना होगा? फॉरेन करेंसी में। इंडियन रुपीज़ तो चलेगा नहीं। तो यहाँ पर देख लो फॉरेन करेंसी का कितना इंपॉर्टेंस है। यानी देश के बाहर कोई भी अगर काम हो रहा है उसके लिए चाहिए तुम्हें फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी तुम पेमेंट तभी करोगे जो तुम्हारे पास होगा खुद। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रेड जैसे जैसे बढ़े जा रहा है, जैसे ट्रेड बढ़ रहा है वैसे वैसे फॉरेन करेंसी का फ्लो भी बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो भी बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है, क्या यहाँ पर इसको मैनेज करने का नीड नहीं है? हाँ है। तो इसी को मैनेज करने के लिए, ताकि ये अच्छे से हो सके, ऑर्डरली मैनर में हो सके, एक एक्ट लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। यही इस एक्ट का मेन पर्पस था कि जो फॉरेन करेंसी है, इंडिया में फॉरेन करेंसी को अच्छे से मैनेज किया जाए, फॉरेन सिक्योरिटी को अच्छे से मैनेज किया जाए, उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाए, उसके ऊपर प्रोविजंस बनाए जाए। एंड ध्यान रखना कि ये एक्ट सबसे पहला एक्ट नहीं है इस पे, इसके ऊपर ऑलरेडी एक एक्ट हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। यानी फेमा से पहले 1973 में एक एक्ट हुआ करता था फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए, और उसका नाम था फेरा,
इसको रिप्लेस किया फेमा ने 1999 में। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसको रिप्लेस किया क्यों गया? तो एक ही लॉजिक है, देखो फॉरेन एक्सचेंज या नाम में ही आर फॉर रेगुलेशन, आर फॉर रेगुलेशन, वहीं एम फॉर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर नाम से ही तुम्हें समझ में आ रहा है, नया जो एक्ट आया उसका काम था मैनेज करना कि सही से हो सके। रेगुलेशन एक्ट में सीधा रेगुलेट यानी फुल कंट्रोल रख रहा था सरकार, किस पे? फॉरेन एक्सचेंज में। देखो सिंपल सा बात है, 1991 से पहले जितने भी इंडिया में पॉलिसीज एक्ट थे ना, उनका मेन पर्पस ही यही था कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखना है। ये एक्ट भी जो था ना फेरा, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव एक्ट था, मतलब कोई भी काम करो तो सरकार से पूछ कर करो, इसमें कोई कंट्रावेन कर दोगे तो भैया जेल हो जाएगा सीधा। वहाँ पे पेनल्टी वेनल्टी नहीं, सिविल सिविल कुछ नहीं होता है, यहाँ सीधा क्रिमिनल था। मेंस रिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पर था, मेंस रिया का यहाँ कॉन्सेप्ट था। तो इसलिए 1991 में जब पूरा न्यू इकोनॉमी पॉलिसी आया तो ऑब्वियस सा बात है ये एक्ट अब उसके हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा था। तो 1999 में जाकर इस एक्ट को रिप्लेस किया फेमा में, और उसमें फेमा करता क्या है, वो मैनेज करता है ताकि सही सब कुछ सही तरीके से हो सके। अब देखो फेमा का मेन मोटिव ये है कि इंडिया में ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ग्लोबलाइजेशन आने के कारण इंडिया का ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज आए, फॉरेन करेंसी आए, और इंडिया का जो फॉरेक्स मार्केट है वो भी ग्रो करे। एक कंट्री जिसके पास सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व होता है ना, वो कंट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। अभी अगर तुम गूगल निकाल के देखोगे तो चाइना के पास आई थिंक सो सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है, और देख रहे हो वहाँ पे कितना ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हो चुका है चाइना में, कितना वो एक्सपोर्ट करता है, वो हब बन चुका है एक तरह से। तो इसलिए इंडिया का भी अच्छा खासा फॉरेक्स रिजर्व है, बट लिस्ट में वो थोड़े नंबर थोड़े नीचे आता है, मतलब चाइना नंबर 1 पे। तो ये था हिस्ट्री कि फेमा आया क्यों, फेरा को रिप्लेस करने आया, और उसका मेन काम क्या है। अब इसको हम लोग मॉड्यूल से एक बार पढ़ते हैं, यही इंट्रोडक्शन में सेम बात लिखा हुआ है। 1973 का फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको रिप्लेस किया गया फेमा के द्वारा। अब ध्यान रखना फेमा आया कब, 1999 में पार्लियामेंट में इसको पास कर दिया गया था, बट इफेक्टिव कब से हुआ? तो 1 जून 2000 से, 1 जून 2000 से ये पूरे देश पे एप्लीकेबल है। ठीक है, अब इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जो तुम्हें समझने हैं। ऑब्वियस सा बात है, मैंने अभी जो हिस्ट्री बताया वही सब अगर तुम यहाँ देखोगे तो फीचर्स हैं। देखो, रेगुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। मैं अगर बाहर जाना चाहता हूँ, मैं अगर बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, या फिर कोई बाहरी इंसान इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इन सब के ऊपर रेगुलेशंस कौन बनाएगा? फेमा बनाएगा। क्या यही अभी मैंने ये समझाया तुम्हें। इंडिया के बाहर मान लो कोई फॉरेनर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो क्या लेके आएगा? फॉरेन करेंसी लेके आएगा। तो ये सब कुछ के बारे में कौन, ट्रांजेक्शन के बारे में, ये सारे ट्रांजेक्शन के बारे में रेगुलेशंस कौन बना रहा है? तो फेमा बना रहा है। कोई इन्वेस्टमेंट करना है इंडिया में नॉन रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, या फिर कोई इंडियन बाहर के स्टॉक एक्सचेंज में पैसे स्टॉक में शेयर्स वगैरह खरीद रहा है, कौन कौन से तुम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कौन कौन से तुम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करते हो, ये सारी कुछ बातें फेमा तुम्हें बताएगा। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये अभी मैं आगे तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद और एक ऑथराइज पर्सन का कॉन्सेप्ट आता है, ये भी तुम्हें आगे समझना है। और एक बात ध्यान रखना, अगर अगर तुमने कोई कॉन्ट्रावेन किया, यानी इस एक्ट में तुमने कुछ गड़बड़ किया, फेमा में फॉरेन करेंसी के रिलेटेड तुमने कुछ गड़बड़ किया, तो तुम्हारे पीछे ईडी लगेगा। क्या लगेगा? ईडी। नाम तो सुना ही होगा, दिल्ली में तो अभी हाल ही में कितने सारे नेताओं के ऊपर ईडी लगा था। तो अगर तुमने फेमा में कुछ गड़बड़ किया तो तुम्हारे ऊपर कौन लगेगा? ईडी, तुम्हारे पीछे चलेगा ईडी। अब यहाँ पे एक सेक्शन आता है, सेक्शन 36, वही सेम बात बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना फेमा के अंदर डायरेक्टरेट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोले तो ईडी को लगाएगा तुम्हारे पीछे इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए। सेक्शन 36 सिंपल सा यही बात बोलता है कि तुम्हारे पीछे ईडी लग जाएगा अगर तुमने फेमा में कुछ गड़बड़ किया। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे सोर्सेस ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी इंडिया में आएगा कैसे? ठीक है, तो सबसे पहला, कोई इंसान अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है,
मान लो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है और ऑलरेडी किया हुआ भी है, या कोई बाहरी एलोन मस्क इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो वो क्या फॉरेन करेंसी लेकर आएगा? ऑब्वियस सा बात है, फॉरेन करेंसी लेके आएगा। ठीक है, अगर मान लो कोई इंसान रेमिटेंस कर रहा है, मान लो कोई इंसान इंडिया आया एजुकेशन पर्पज से या फिर हेल्थ के पर्पज से, तो वो इंडिया में मान लो उसका कोई रिलेटिव आया इंडिया में, एग्जांपल में समझो, लेट सपोज कोई फॉरेनर है, उसका रिलेटिव इंडिया में आया रहने के लिए, और या फिर अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए गुरुकुल वगैरह में भेजा, तो वो उसको क्या भेजेगा? पैसे भेजेगा खर्चे के लिए, तो वो उससे भी तो आएगा, उससे भी तो फॉरेन करेंसी आएगा। बिल्कुल। टूरिज्म, कोई बाहरी वाला इंडिया घूमने आया तो वो फॉरेन करेंसी लेकर आएगा, ऑब्वियस सा बात है। एक्सपोर्ट, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो बदले में पेमेंट कैसे रिसीव होगा? फॉरेन करेंसी में। तो इन सब तरीके से हमें क्या रिसीव हो रहा है? फॉरेन करेंसी। क्वेश्चन ये आता है इसका हम करेंगे क्या? तो देखो इसका यूजेस क्या है, फॉरेन करेंसी का यूजेस क्या है। ठीक इनके उल्टा कर दो। हम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक इंडियन बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसको चाहिए फॉरेन करेंसी। ठीक है। रेमिटेंस, मान लो हमारे देश से बहुत लोग बाहर पढ़ने जाते हैं एंड इलाज करवाने भी जाते हैं, तो मान लो मेरा कोई भाई बाहर पढ़ने गया है और मैं उसको पैसे भेज रहा हूँ, तो फिर मैं भी तो फॉरेन करेंसी में भेजूंगा, तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी का नीड होगा। टूरिस्ट, मैं अगर मान लो मालदीव्स घूमने गया, या मैं मान लो यूके घूमने गया, तो मेरे को फॉरेन करेंसी चाहिए। अमेरिका गया, मेरे को डॉलर चाहिए ताकि मैं वहाँ घूम सकूँ, इंडियन रुपीज़ तो वहाँ चलेगा नहीं। एंड लास्ट इम्पोर्ट, अगर इंडिया को बाहर से सामान मंगवाना है, जैसे अभी रशिया से हम ऑयल लेते हैं, तो रशिया को पेमेंट फॉरेन करेंसी में करते हैं, सिंपल सा बात है। तो ये है फॉरेन करेंसी का सोर्सेस एंड ये है उनके यूजेस। अब समझ में आया इनको मैनेज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। सरकार चाहता है कि ये सब कुछ अच्छे तरीके से हो, ये ना हो कि इंडिया के बाहर लोग पैसा लेके जाएं, मतलब इंडिया में कोई टैक्स वाला पैसा है जिस पे टैक्स नहीं दिया, ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए वो फॉरेन लेके चले जाएं। तो ऐसे सब चीज़ के ऊपर रेगुलेशन सरकार ने बनाया है। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं कि फेमा हमें पढ़ना कैसे है। तो देखो फेमा का खुद का एक्ट तो है ये 1999। इसके साथ साथ हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस भी पढ़ने होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस बोले तो ये बनाता कौन है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। रूल्स कौन बनाता है? देखो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है और रेगुलेशन कौन बनाता है? तो वो आरबीआई बनाता है। यानी फेमा एक्ट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए होंगे, वो भी हमें पढ़ना होगा, और रेगुलेशंस आरबीआई ने बनाया होगा तो वो भी हमें साथ साथ पढ़ना होगा। उसके अलावा कुछ नोटिफिकेशंस और डायरेक्शंस और एफएक्यूज वगैरह भी हमें साथ साथ देखना होगा। वैसे इतना कुछ दिया है नहीं इस एक्ट में, तो बस बता दिया ओवरव्यू कि फेमा पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सिंपली अगर मैं बोलूँ फेमा में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। इन 7 चैप्टर्स में 49 सेक्शंस हैं, और इन 49 सेक्शन के बाद इसमें 7 शेड्यूल भी है। तो अगर याद करना हो तो तुमको सिंपली 7 × 7 49 होता है। सिंपली याद करने का तरीका है। एंड एमसीक्यू में आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे अपने सेक्शंस पे। सेक्शन 1 मैं यहाँ से करवाऊंगा, फिर सेक्शन 2 मैं लिखाऊंगा तुम्हें अपने नोट्स में ले जाकर। तो चलो, सेक्शन 1 हमेशा जैसे तुम्हें पता है वो बताता है कि फेमा कहाँ लगेगा, फेमा का नाम क्या है, फेमा का कमेंसमेंट कब आया। प्रिलिमिनरी में भी मैंने ये चीज़ तुम्हें समझाया था। तो देखो फेमा का प्रेम्बल, फेमा आया क्यों? फेमा आया ताकि एक्सटर्नल ट्रेड फैसिलिटेट हो सके। क्या ये मैंने तुम्हें बोला? पेमेंट हो सके। एक इंडिया अगर इंपोर्ट करता है ऑयल तो उसको पेमेंट किस में करना होगा? फॉरेन करेंसी में। ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनरी डेवलपमेंट मेंटेनेंस हो सके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। इंडिया में जो फॉरेन मार्केट डेवलप्ड हो रहा है एक्सचेंज का, उसको अच्छे से मैनेज कर सके। सो अब देखो यहाँ पर सेक्शन 1 हमेशा से तुम्हें पता होगा कि ये एप्लीकेबिलिटी बताता है, और यहाँ पे मैंने तुम्हें सारे एक्ट में बोला है कि ये एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ इंडिया ही होगा, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है इंडिया का एक्ट है तो इंडिया पे ही लगेगा। बट फेमा में एक एक्स्ट्रा चीज़ तुम्हें पढ़ना होगा, वो क्या है? मान लो कोई ब्रांच है या कोई ऑफिस है या फिर कोई एजेंसी है जो इंडिया के बाहर है, आउटसाइड इंडिया बोले तो यूके में, एग्जांपल में ले लो यूके में। और ये ब्रांच ऑफिस एजेंसी जो है वो कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है? कंट्रोल किया जा रहा है
पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये कौन होते हैं अभी इसके आगे डिफिनेशन सेक्शन 2 में हम लोग पढ़ेंगे। अभी बस इतना समझ लो, कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, वो अगर कोई ब्रांच ऑफिस एजेंसी इंडिया के बाहर भी कंट्रोल कर रहा है तो फिर उस पर भी फेमा अप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, डील वो कहाँ से करेगा, इंडिया से। तो ये हो गया यहाँ पर सेक्शन 1 तुम्हारा कंप्लीट। अब सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 2 हर एक्ट का डिफिनेशन के बारे में बात करता है, और ये एक्ट में भी तुम्हें बहुत सारे डिफिनेशंस दिए गए हैं। क्या सारे पढ़ने हैं? तो बिल्कुल नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है जो अभी मैं करवाऊंगा, तुम्हारे मॉड्यूल में भी है। पहले मैं यहाँ लिखवा देता हूँ शॉर्ट्स में, उसके बाद फिर हम लोग मॉड्यूल से भी पढ़ेंगे कि क्या डिफिनेशन एग्जैक्टली यही बोल रहा है। सबसे पहला है ऑथोराइज्ड पर्सन, सेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर। ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है, पहले इसको लिखो फिर मैं समझाऊंगा कि होता क्या है। ऑथराइज्ड, मैं एपी शॉर्ट में लिखता हूँ, तुम भी लिख सकते हो नोट्स बनाने टाइम, एग्जाम में मत लिखना। एपी इज एन ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर और ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स authorized under section 10 of this act to deal with foreign exchange। देखो, ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है? ऑथराइज्ड पर्सन मतलब ऑथराइज्ड डीलर, मनी चेंजर, या कोई ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, या कोई ऐसा इंसान जिसको ऑथराइज किया गया अंडर सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट। किस चीज़ के लिए? ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सके। सिंपल एग्जांपल में मैं बोलता हूँ, मैंने तुम्हें अभी क्लास स्टार्ट होते ही एग्जांपल दिया कि एक इंसान अगर इंडिया के बाहर जा रहा है तो फिर उसको चाहिए पैसे, फॉरेन करेंसी। क्या तुम्हारे घर में फॉरेन करेंसी रखा हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो तुम लोगे कहाँ? तो तुम लोगे फॉरेन करेंसी ऑथराइज्ड डीलर से, या मनी चेंजर से, या ऑफशोर बैंकिंग यूनिट से। यानी यही लोग हैं जो इंडियन करेंसी को एक्सचेंज करके बदले में तुम्हें फॉरेन करेंसी देंगे, एंड तुम सिर्फ इनसे ही फॉरेन करेंसी ले सकते हो, किसी और से तुम इंडियन करेंसी को एक्सचेंज नहीं करवा सकते, उनको अथॉरिटी ही नहीं है। सेक्शन 10 जो है तुम्हारे एक्ट में नहीं दिया, तुम्हारे मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, वो यही बात बोलता है कि कौन कौन ऑथराइज पर्सन होंगे जिससे तुम मनी एक्सचेंज करवा सकते हो। उनके अलावा किसी और पर्सन को ऑथराइज ही नहीं है कि वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कर सके। अब देखो, ऑथराइज डीलर होते कौन है? तो ये बैंक होते हैं, तुम बैंक में जाकर करवा सकते हो मनी चेंज। उसके मनी चेंजर कौन होते हैं? कभी एयरपोर्ट पे गए हो? अगर तुम एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ देखना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे मनी चेंजर एक काउंटर बना हुआ रहता है, वहाँ पे तुम इंडियन करेंसी ले जाओगे और बोलोगे कि मेरे को ये करेंसी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, यूएस जा रहा हूँ, डॉलर्स दे दीजिए, तो फिर वो तुम्हें तुम्हारे करेंसी को एक्सचेंज करके दे देंगे। तो उसको हम लोग मनी चेंजर बोलते हैं। एंड लास्ट, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, वो मेनली बैंक का ही यूनिट होता है जो कंट्री के बाहर होता है, और वो भी एक्सचेंज करके दे देता है, तो उसको भी हम लोग ऑफशोर बैंकिंग यूनिट बोलते हैं। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया हो। अब अगर तुम वो निकालोगे, मॉड्यूल निकालोगे, सेम डिट्टो यही डिफिनेशन है, मैंने मॉड्यूल से ही देख के लिखाया है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवाया। अब तुम पढ़ो, देखो तुमको इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ऑथराइज्ड पर्सन मीन्स एन ऑथराइज्ड डीलर, यानी बैंक, मनी चेंजर, एयरपोर्ट वाला एग्जाम्पल, एंड ऑफशोर बैंकिंग यूनिट और एनी अदर पर्सन फॉर टाइम बीइंग in force authorized under section 10(1) to deal in foreign exchange और foreign securities, सेक्शन 2 क्लॉज सी। क्या यही डिफिनेशन मैंने बोला और इसको मैंने इजी लैंग्वेज में भी लिखा, मतलब सेम मैंने मॉड्यूल के लैंग्वेज में लिखा है। अब समझ में आया फेमा पढ़ना कैसे। चलो अब नेक्स्ट डिफिनेशंस पे जाते हैं।
यहाँ एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का डिफिनेशन दिया हुआ है तुम्हें, और एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का डिफिनेशन भी दिया होगा। ये मैं आगे तुम्हें पढ़ाऊंगा क्योंकि इस पे सेक्शन 5 और सेक्शन 6 कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर से डिफिनेशन पढ़ने का जरूरत नहीं है, वहाँ अगर तुम पढ़ लोगे तो यही सेम चीज़ वहाँ भी यही बात बोला गया। तो यहाँ पर अभी ये चीज़ तुम्हें करने का जरूरत नहीं है। करेंसी वगैरह का डिफिनेशन तुम खुद देख सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आप कुछ भी सकता है, ऑब्वियस सा बात है, ICAI का मन। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है वो है पर्सन का। पर्सन कौन होता है? तो देखो, एक इंडिविजुअल, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी AOP या BOI। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन ऑफ पर्सन में मेंबर इंडिविजुअल भी हो सकते हैं एंड उसके साथ साथ बॉडी कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं, बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में सिर्फ एक इंडिविजुअल यानी एक इंसान ही मेंबर बन सकते हैं। ठीक है, कोई भी अदर एवरेज जुडिशियल पर्सन हो गया। यहाँ तक अगर तुम देखो, इनकम टैक्स में भी सेम डिफिनेशन दिया हुआ है कि आखिर एक पर्सन कौन होता है। ये सारे लोगों को हम लोग पर्सन मानते हैं। पेमा में तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ना होता है, वही कोई एजेंसी, ऑफिस, ब्रांच जो कि आउंड या कंट्रोल हो रहा है किसी पर्सन के द्वारा, यानी एवब जो इंसान है, इनके ऊपर जितने लोग हैं, इनमें से कोई भी अगर इंडिया के बाहर कोई ब्रांच, एजेंसी, ऑफिस होल्ड कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ओन कर रहा है, तो उसको भी हम लोग पर्सन के डिफिनेशन में काउंट करते हैं। ये तुमने सेक्शन 1 में भी समझा कि क्यों हम लोग उसको लेकर मान रहे हैं। ठीक है, अब 2 डिफिनेशंस और बचे हैं, उसके बाद तुम्हारा सेक्शन 2 खत्म हो जाएगा। 2 डिफिनेशन देखो, क्वेश्चन ये आता है कौन PRI है और कौन PROI है। PRI बोले तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, PROI बोले तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। कौन सा इंसान इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा, कौन सा इंसान इंडिया का रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। अब ये हमें समझना इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, क्योंकि देखो PRI के लिए अलग प्रोविजंस हैं फेमा में, इनको मैनेज करने के लिए अलग प्रोविजंस है एंड इनको मैनेज करने के लिए डिफरेंट प्रोविजंस है। तो इसलिए हमें समझना होगा कि आखिर कौन PRI है और कौन PRI नहीं है। अब देखो, अगर PROI का डिफिनेशन देखो अगर मॉड्यूल में, तो सिंपल ये पब्लिक कंपनी जैसा डिफिनेशन है। अगर तुम सिंपली देखो, सेक्शन 2 क्लॉज W के अंदर डिफाइन है PROI कौन होता है, पर्सन हु इज़ नॉट रेसिडेंट इन इंडिया, यानी एक इंसान जो रेसिडेंट नहीं है इंडिया में, वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है। डेफिनेशन बस इतना सा ही है, असली खेला है वो है PRI में, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। आखिर एक पर्सन, किस पर्सन को हम लोग इंडिया में रेसिडेंट मानेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका सेक्शन देख लो, सेक्शन 2 क्लॉज V, इसका सेक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2 क्लॉज V, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अब देखो, अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया means a person who stay in India for more than 182 days during the preceding फाइनेंशियल ईयर। अब देखो, अभी मैं यहीं पे रुक रहा हूँ, डिफिनेशन खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़ा डिफिनेशन है, बस समझो बात को। अभी मैंने क्या बोला कि एक रेसिडेंट, इंडिया का रेसिडेंट उस इंसान को माना जाएगा जो इंडिया में रह रहा है मोर देन 182 डेज। अभी कैसा है ये, मोर देन 182 डेज,
प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी पिछले साल अगर कोई इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रह रहा है। अब देखो यहाँ पर एक लॉजिक समझो, मोर देन 182 डेज क्या होगा, यानी सिंपली अगर ये बात कर रहा है तो ये अगर बात करें मोर देन 182 डेज बोले तो 183 डेज, क्या सिंपली यही बोल रहा है 182 डेज से ज़्यादा, तो डायरेक्टली यहाँ 183 डेज भी लिख सकता था, बट लॉ का लैंग्वेज ऐसा ही होता है। तो कोई एक इंसान अगर पिछले साल 182 डेज से ज़्यादा यानी 183 डेज रह रहा है इंडिया में, तो उसको हम लोग रेसिडेंट मान लेंगे इंडिया का। क्या तुम रेसिडेंट हो? हाँ। क्या मैं रेसिडेंट हूँ? हाँ, क्योंकि मैं पिछले साल तो पूरा इंडिया में ही था। तो ऑब्वियस सा बात है कि हम लोग रेसिडेंट होंगे, बट यहाँ पर डिफिनेशन ख़त्म नहीं होता है, ध्यान रखना। इसके बाद बोलता है एंड शैल नॉट इंक्लूड, बट इसमें वो लोग इंक्लूड नहीं होंगे जिनका अभी नीचे लिस्ट दिया हुआ है, भले ही वो 182 डेज इंडिया में क्यों ना रह ले, बट वो इसमें काउंट नहीं होंगे। सबसे पहला वेयर एनी पर्सन एक मिनट, रुक जाओ एक मिनट, नेट भाग गया मेरा नेट भाई, भयानक बीमार हो चुका। 5G बोल के 2G का स्पीड देता है। चलो, वेर एनी पर्सन गॉन आउटसाइड इंडिया, वेर एनी पर्सन गॉन आउटसाइड इंडिया फॉर employment of vocation, बिजनेस या फिर इनडेफिनिट पर्पस, इनडेफिनिट पीरियड। मान लो कोई इंसान इंडिया से बाहर जाता है, लेट सपोज यूएसए जा रहा है, और यूएसए किस पर्पस से जा रहा है, तो इन 3 पर्पस के लिए अगर इंडिया से बाहर यूएसए जा रहा है, भले ही वो इंडिया में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 183 डेज से ज़्यादा ही क्यों ना रह ले, हम उसे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं मानेंगे। 3 पर्पस हैं कौन कौन? सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट या वोकेशन। वोकेशन मतलब कोई तुम्हारा स्किल है, वो स्किल करने तुम जा रहे हो, स्कूल को परफॉर्म करने तुम वहाँ जा रहे हो, तो उसको वोकेशन बोलते हैं। बोले तो मेनली तुम काम करने जा रहे हो, यूएसए तुम काम करने जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से जा रहे हो। लेट सपोज तुम सीए बन गए, सीएस बन गए, जो भी तुम कर रहे हो, एंड तुम ऑस्ट्रेलिया में चले गए, न्यूजीलैंड चले गए, अमेरिका, यूके, फ्रांस गए और वहीं सेटल हो गए एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो तुम क्या कहलाओगे? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। बिजनेस करने तुम गए, अब एक इंसान चाहता है कि इंडिया के बाहर, यहाँ इंडिया में अच्छे से बिजनेस नहीं हो रहा है, इंडिया के बाहर ही बिजनेस करेंगे हम लोग और वहीं सेटल हो जाएंगे, रसिया तुम चले गए बिजनेस करने, तो तुम पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो जाओगे, भले ही तुम पिछले साल कितना दिन भी इंडिया में रह लो। और इनडेफिनिट पीरियड के लिए बोले तो तुम इंडिया के बाहर गए और पता नहीं है कि कब तुम वापस आओगे। एग्जाम्पल लो ग्रीन कार्ड, ये कोई स्कूल आईडी कार्ड नहीं है भाई। अमेरिका में अगर कोई इंसान परमानेंट रहना चाहता है, मतलब अनलिमिटेड, देखो टूरिस्ट अगर तुम बन के कोई कंट्री में जाओगे ना, तो तुम्हारा एक स्पेसिफाइड टाइम रहता है, उस टाइम तक में तुमको वापस लौट के आना होता है। अगर तुम नहीं आते हो तो फिर तुमको एक्सटेंशन लेना होता है, तो वो एक पार्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम के लिए होता है। बट अगर तुम अमेरिका का ग्रीन कार्ड लेके जाते हो तो भैया तुम अमेरिका में इनडिफिनिट पीरियड के लिए रह सकते हो। इसका एक एग्जाम्पल भी है जो मॉड्यूल में क्वेश्चन आ चुका है। अगर एक इंसान एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाता है, मान लो रसिया गया, तो वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए जा रहा है, यानी वो कब पढ़ के वापस आएगा ये हमें नहीं पता। तो इस सिचुएशन में हम उस स्टूडेंट को PROI मान लेंगे, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा हो। उसके बाद डिफिनेशन खत्म हो गया? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। ए हुआ, उसके अभी लिखो। अ पर्सन
who is who came to India for otherwise than employment or vocation, business, indefinite period. तो अगर एक इंसान इंडिया के बाहर इंडिया से आ रहा है, देखो ऑब्वियस सा बात है, तुमने क्राइटेरिया क्या रखा, कोई इंसान इंडिया के बाहर जा रहा है इन तीन पर्पस के लिए, तो हम उसको PRI नहीं मान के PROI मान लेंगे, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो तुम्हारे लिए भी सेम चीज़ है, अगर कोई इंडिया से कोई फॉरेनर इंडिया आ रहा है और इन तीन पर्पस के लिए आ रहा है, तो फिर उसको हम लोग PRI मान लेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई इंसान इन तीन पर्पस के लिए इंडिया नहीं आ रहा है, मान लो घूमने आ रहा है, टूरिस्ट के पर्पस से आ रहा है, तो फिर उसको हम लोग PRI थोड़ी मान सकते हैं, तो फिर उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम लोग PROI मानेंगे। ये डिफिनेशन बोल रहा है। अब अगर तुम मॉड्यूल खोलो तो यही सेम चीज़ तुम्हें यहाँ देखने को मिलेगा, और ऐसे तुम डायरेक्ट पढ़ने जाते तो तुम्हारा दिमाग घूम जाता। देखो एक पर्सन इंडिया में रह रहा है कितना, मोर देन 182 डेज, मोर देन ध्यान रखना 183 है ये, लेकिन लिखा लॉ में करने ऐसे है, ठीक है। अगर इंडिया में रह रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उसको हम लोग रेसिडेंट मानेंगे, बट डज नॉट इंक्लूड, बट इसमें कौन इंक्लूड नहीं होगा, एक ऐसा पर्सन जो इंडिया के बाहर जा रहा है या इंडिया के बाहर रह रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस या वोकेशन के लिए या फिर कोई ऐसा पर्पस के लिए जिसका उसका आना अनसर्टेन पीरियड के लिए, यानी कब वो वापस आएगा कुछ पता ही नहीं है, इनडिफिनिट पीरियड के लिए चला गया, तो वैसे इंसान को हम लोग PRI के डिफिनेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी ये इंसान क्या हो गए, PROI हो गए, ठीक है। सेम इसका उल्टा, कोई अगर फॉरेनर इंडिया आ रहा है और वो इन तीन पर्पस के लिए नहीं आ रहा है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी हम लोग PROI ही बोलेंगे। अगर मान लो कोई इंडिया के बाहर, लेट सपोज एलॉन मस्क इंडिया में आ जाता है बिजनेस करने के लिए और बोलता है अब हम इंडिया में ही रहेंगे, तो फिर क्या उसको हम लोग PROI मानेंगे, नहीं, उसको हम लोग PRI मानेंगे, क्योंकि वो इन तीन पर्पस के अंदर आ रहा है। यहाँ अदरवाइज ध्यान रखना, ए पर्सन हु हैज़ कम टू और स्टे इन इंडिया इन आइदर केस अदरवाइज देन, अगर इन तीन केस के अलावा कोई इंसान इंडिया आके रह रहा है कोई और पर्पस से, तो वो PRI नहीं कहलाएगा, ये तीन केस वाले इंसान PRI कहलाएंगे। ये था इंडिविजुअल क्राइटेरिया फाइंड करने का कि कैसे पर्सन रेसिडेंट होता है इंडिया में, कौन से पर्सन प्रेसिडेंट, अरे यार कौन से पर्सन रेसिडेंट नहीं होते हैं इंडिया में। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया CS एग्जीक्यूटिव का पढ़ रहा हूँ, तो फिर अभी जो भी मुंह में निकल रहा है यार प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ तक हो गया इंडिविजुअल का, समझ में आ गया कौन सा इंसान पर्सन रेसिडेंट है कौन सा नहीं है। अब बात करते हैं कंपनी वगैरह की, तो देखो एनी अदर पर्सन, अब यहाँ पर्सन इंडिविजुअल मत मान लेना, पर्सन का डिफिनेशन अभी मैंने ऊपर दिया, देख लो ये सब पर्सन हुआ, यानी HUF, पार्टनरशिप फर्म, LLP, वो सब कुछ क्या हो गया, पर्सन हो गया। तो अगर कोई भी पर्सन है या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है जो रजिस्टर हुआ है या इनकॉर्पोरेट हुआ है इंडिया में, तो उसको हम लोग PRI मानते हैं। सिंपल सा है, जो भी दिमाग लगाना था इंडिविजुअल में, ठीक है। अब यहाँ दो चीज़ एक्स्ट्रा है, वो ध्यान समझना, कोई भी ऑफिस ब्रांच एजेंसी इंडिया में है, भले उसको कंट्रोल या ओन कर रहा है कोई पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कोई PROI है, लेट्स सपोज एलॉन मस्क, उसने इंडिया में कोई एजेंसी ऑफिस ब्रांच वगैरह खोला, तो हम उसके एजेंसी ब्रांच ऑफिस को PRI मानेंगे। अगर इंडिया में तुम कुछ भी खोलोगे हम उसको PRI के अंदर मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद मान लो कोई ऑफिस ब्रांच एजेंसी इंडिया के बाहर खोला गया है, आउंड हो रहा है या कंट्रोल हो रहा है, और कौन कर रहा है, कोई PRI कर रहा है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि वो भी PRI है। क्या ये तुमने सेक्शन 1 में भी पढ़ा, पर्सन के डिफिनेशन में भी पढ़ा कि इंडिया के बाहर अगर कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया कुछ कंट्रोल कर रहा है, ऑन कर रहा है, तो उसको भी हम लोग PRI के अंदर मान लेते हैं, और इंडिया में तुम कुछ करोगे तो वो PRI तो होगा ही होगा। इसी के साथ तुम्हारा डिफिनेशन खत्म हो जाता है। एंड इसके ऊपर अभी कुछ तुम्हें केस स्टडीज़ केस समझने होंगे जो अभी मैं समझाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
अब देखो ये जितना बात लिखा है ना वो सब कुछ लिखा है, जितना मैंने अभी बताया उसी को उन्होंने घुमा फिरा कर लिखा है, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। अभी मैं इन सबको एक शॉर्ट में करवाता हूँ तुम्हें, और तुम्हें समझ में आएगा फिर मॉड्यूल कैसा पढ़ना है। अभी तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मॉड्यूल पढ़ने में। अब देखो ध्यान रखना है, हम जो यहाँ रेसिडेंटल स्टेटस देखते हैं, रेसिडेंटल स्टेटस देखते हैं फेमा में, वो हम लोग जो है पार्टिकुलर डेट के लिए देखते हैं, पार्टिकुलर डेट के लिए देखते हैं, यानी ईयर वाइज। इनकम टैक्स में देखो, अरे तुम पर्पज समझो, इनकम टैक्स में हम पूरे साल का देखते हैं कि वो इंसान पीआरआई है कि पीआरआई है, ताकि साल के लास्ट में हम उससे इनकम टैक्स उतना ले सके। फेमा में मेनली बनाया क्यों गया है, ताकि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज कर सके। तो फेमा जो है ना डेट वाइज देखता है कि कौन पीआरआई है कौन पीआरआई नहीं है। अगर डेट वाइज वो नहीं देखेगा, साल के लास्ट में देखेगा, तो मान लो कोई इंसान साल के बीच में इंडिया के बाहर जा रहा है, अब वो वहाँ इंडिया के बाहर जा रहा है तो फॉरेन करेंसी लेकर जाएगा, तो साल के लास्ट में देख के क्या ही करोगे। तो तुमको जब देखना है जब वो इंडिया में है तब देखना होगा ना, मतलब जिस दिन वो पीआरआई है, जिस दिन पीआरआईओ बन गया, उस हिसाब से फिर उसके ऊपर शेड्यूल्स लगेंगे, सेक्शंस लगेंगे। ध्यान रखना, एक ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में एक इंसान पीआरआई भी हो सकता है और पीआरओआई भी हो सकता है। एग्जाम्पल में ले लो, लेट सपोज साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2025, 31 मार्च 2026। मैं पिछले साल पूरे इंडिया में रहा, 183 डेज क्या पूरे 365 डेज इंडिया में रहा, एंड यहाँ भी मैं लेट सपोज 2 नवंबर मेरा बर्थडे है एंड इस दिन तक मैं इंडिया में था, तो यहाँ तक मैं पीआरआई कहलाऊंगा, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। 2 नवंबर तक मैं पीआरआई कहलाऊंगा। ध्यान रखना यहाँ 2 नवंबर भी इंक्लूड है, 2 नवंबर भी इंक्लूड है, ठीक है। 2 नवंबर के बाद यानी 3 नवंबर से मैं यहाँ पीआरओआई कहलाऊंगा। मान लो मैं इंडिया से बाहर चला गया यूएसए, किस पर्पज से, उन 3 पर्पज से। लेट सपोज एम्प्लॉयमेंट के लिए चला गया, कुछ कमाने चला गया, तो मैं 2 नवंबर तक इंडिया में पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाऊंगा, और 2 नवंबर के बाद 3 नवंबर से मैं पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया माना जाऊंगा। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में मैं पीआरआई भी हो सकता हूं और पीआरओआई भी हो सकता हूं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब एक बात ध्यान रखना, जिस दिन जो इंसान इंडिया छोड़कर जा रहा है वो काउंट होता है पीआरआई में, और जिस दिन वो इंसान इंडिया आ रहा है तो वो भी हम लोग काउंट कर लेंगे। यानी बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई इंडिया छोड़ के गया तो जिस दिन वो इंडिया छोड़ के गया उस दिन तक हम उसको पीआरआई मानेंगे, वो दिन भी काउंट होगा, उसको भी इंक्लूड करेंगे। सेम इस तरह अगर कोई इंडिया आ रहा है, फॉरेनर इंडिया आ रहा है, ठीक है, पीआरआई इंडिया आ रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो जिस दिन वो आया उस दिन को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, उसके नेक्स्ट डे से हम लोग उसको पीआरआई मान लेंगे। सेम कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाना है नहीं। और ध्यान रखना, रेसिडेंटशिप का सिटीजनशिप से कोई लेना देना नहीं है। तुम इंडिया के सिटीजन हो नहीं हो इनसे कोई लेना देना नहीं है, इसकी तो बात ही नहीं करना है, ठीक है। इसके बारे में तो सोचना भी नहीं है। अब हम आते हैं मॉड्यूल पे, तो देखो यहाँ पर डिफाइन वही सब चीज़ सेम डिफाइन किया गया है, तुम्हें बस देखना है एंड एक बार पढ़ना है, और कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ एग्जांपल्स दिए हुए एनालिसिस देखो, सिटीजनशिप से कोई डिटरमाइनेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिटीजनशिप का कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ बस तुम्हें एग्जांपल्स दिए हैं एंड तुम्हें ये सब समझना है, ठीक है। फिर बॉडी कॉर्पोरेट का और एजेंसी वगैरह का ऑलरेडी मैंने बता दिया। यहाँ तक तुम्हारा मॉड्यूल में बस तुम्हें रीडिंग मारना है एंड तुम्हारा सब कुछ हो चुका है। पेज नंबर 3.15 तक इलस्ट्रेशन भी है, सॉल्व कर लेना। कहीं भी डाउट होगा इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में मेरे को मैसेज कर देना, पर्सनली भी कर सकते हो, ग्रुप पे भी कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा, सॉल्व करके भेज दूंगा तुम्हें। अब आ जाते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 क्या बोलता है, चलो अब आ जाते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 2 में बस इतना ही था। सेक्शन 3, नो पर्सन शैल
डील इन एनी फॉरेन करेंसी और सिक्योरिटी अदर देन एन ऑथोराइज्ड पर्सन। ये सेक्शन 3 क्या बोल रहा है? कोई इंसान कोई भी फॉरेन करेंसी या फॉरेन सिक्योरिटी में डील नहीं कर सकता किसी इंसान के साथ जो ऑथराइज पर्सन नहीं है। यानी एक इंसान को फॉरेन करेंसी अगर लेना है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करवाना है या फिर फॉरेन सिक्योरिटी में डील करना है तो वो ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही करना है, डायरेक्टली वो नहीं कर सकता। क्या ये बात मैंने तुम्हें ऑलरेडी पहले भी बताया है कि सेक्शन 10 के अंदर राइट दिया गया कि ऑथराइज पर्सन ही ये सब काम करेगा, उसके अलावा किसी के पास राइट नहीं है। अगर तुम डायरेक्टली ये सब काम कर रहे हो तो भैया तुम फंसोगे फेमा के अंदर और तुम्हें पीछे लगेगा ईडी। दूसरा देखो, मॉड्यूल में भी सेम लैंग्वेज एकदम सेम है, बस समझ नहीं आता था क्योंकि थोड़ा ऊपर ऊपर से जाता था। एग्जैक्टली इंटरप्रिटेट कैसे करना वो समझ नहीं आता था। देखो, नो पर्सन शैल डील और ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन नॉट बीइंग एन ऑथराइज्ड पर्सन। क्या सेम बात मैंने लिखा, बस थोड़ा सा लिखने का ऑब्वियस बात है तरीका अलग होगा। उसके यहीं आगे करते हैं, चलो। मेक एनी पेमेंट और फॉर द क्रेडिट फॉर एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। मान लो कोई इंडिया का बाहर का रेसिडेंट, लेट सपोज कोई PRI है, मेरा भाई है, इंडिया के बाहर है, ठीक है, एंड उसके बदले में मैं, अगर मान लो उसने कोई क्रेडिट लिया है इंडिया में तो मैं पैसा पे नहीं कर सकता। मैंने क्या बोला? लेट सपोज ये मैं हूँ एंड मेरा एक भाई है मिस्टर एक्स, इसने कोई पेमेंट लिया था, मतलब कोई क्रेडिट पे सामान लिया था इंडिया में, और ये मेरे को फ़ोन करके बोल रहा है कि भाई इसको पैसे दे देना। ये मैं नहीं कर सकता। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों? तो देखो सिंपली है, सरकार चाहता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी इंडिया लाओ ताकि फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का बढ़े। तो अगर मैं इंडिया में ही पेमेंट कर दूंगा इंडियन करेंसी में तो जो फॉरेन करेंसी आने वाला था वो नहीं आएगा। तो इसलिए सरकार बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकते, कोई भी पेमेंट किसके बिहाफ पर, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के बिहाफ पर कोई भी पेमेंट तुम नहीं कर सकते हो, चाहे इंडिया में हो या इंडिया के बाहर। अब इंडिया के बाहर मान लो मैंने पेमेंट कर दिया तो यहाँ से फॉरेन करेंसी में चला जाएगा। तो फिर इंडिया चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी आए और कम से कम फॉरेन करेंसी जाए ताकि इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व जो है ग्रो कर सके। तो इसलिए यहाँ फेमा पे बहुत सारे रेगुलेशंस इसलिए बनाए गए हैं ताकि फॉरेन करेंसी के आने और जाने पे रेस्ट्रिक्शन लगा सके, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेंसी इन हो और ज़्यादा से ज़्यादा आउट हो, ठीक है, कम से कम आउट हो। इसका यहाँ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ध्यान से देखना। पहला वाला का एग्जाम्पल, एक PROI है, वो इंडिया आ रहा है और इंडिया में आकर $US जो है अपने दोस्त को देना चाहता है, ठीक है, कम रेट पर। तो वो ये चीज़ नहीं कर सकता है क्योंकि एक्सचेंज करने का पावर सिर्फ किसके पास है? ऑथोराइज्ड पर्सन। और ये कौन होते हैं? डिफिनेशन में ऑलरेडी मैंने करवा दिया। फिर मान लो एक PROI है, उसने इंडिया में इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है और वो अपने भाई को बोल रहा है कि मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम भर दो। तो ये भी वो नहीं कर सकता क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम भरने के लिए वो फॉरेन करेंसी इंडिया भेजेगा और इंडिया यही तो चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन करेंसी आए। तुम ही अगर पे कर दोगे तो भैया सिंपली बात है कि फॉरेन करेंसी इंडिया जो आ सकता था वो नहीं आया, तो इसलिए सरकार ने इसको प्रोहिबिट करके रखा हुआ है। थर्ड, रिसीव अदरवाइज देन थ्रू एन ऑथोराइज पर्सन एनी पेमेंट ऑर्डर और बिहाफ ऑफ एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इन इंडिया। लाइन बहुत खतरनाक है बट अगर तुम इसको इजी वे में लिखो तो सीधा बात बोलेंगे, रिसीव एनी फॉरेन, क्या बोलते हैं, रिसीव एनी पेमेंट अदर देन ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है, एनी पेमेंट बाय बिहाफ ऑफ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। समझो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझो। मान लो एक फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आया रेस्टोरेंट में और वो पे करना चाहता है डॉलर्स में, क्या रेस्टोरेंट वाला ले सकता है? बिल्कुल नहीं। एक ऑथराइज्ड पर्सन से ही तुम करेंसी ले सकते हो, फॉरेन करेंसी। उसके अलावा कोई और ऑफर करे तुमको तो बिल्कुल मत लेना, ईडी लग जाएगा तुम्हारे पीछे। तो ये वो नहीं कर सकता। बट अगर रेस्टोरेंट मनी चेंजर का लाइसेंस ले ले सरकार के पास जाके तो फिर वो एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। लास्ट, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इंटर नहीं कर सकता। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोले तो कोई भी क्रेडिट का पेमेंट करना
या फिर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू वगैरह करना, यानी कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे फॉरेन करेंसी आ सकता था लेकिन तुमने आने नहीं दिया। एग्जाम्पल में यहाँ देख लो, एक इंडियन रेसिडेंट ने 70,000 रुपये कैश दिया अपने एक इंडियन डीलर को, दलाल को। लेट सपोज मेरा भाई दुबई में है और मैं जो है अपना करेंसी जो है, मैं अपना पैसा उसको देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक दलाल को पकड़ूंगा, उसको 1 लाख रुपये दूंगा, बोलूँगा 1 लाख मैंने यहाँ तुम्हें दिया, थोड़े पैसे काट के 90,000 तुम दुबई में मेरे भाई को दिलवा दो किसी और से। तो जो मेरा भाई बैठा है दुबई में, उसको पैसे मिल जाएंगे और डीलर जो आपस में सेटल कर देंगे। ये मैं नहीं कर सकता, ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन में मैं इंटर नहीं कर सकता। सेक्शन 3 बस सिंपल सा यही बात बोलता है। अब आ जाते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बोलता है कि कोई भी इंसान एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। ये लाइन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसको पढ़ते नहीं है कि अरे ये लाइन फालतू है, हटा दो, बट मैं अभी समझाऊंगा कि ये लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है। पहले समझो सेक्शन 4 बोल क्या रहा है। नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया सेल एक्वायर होल्ड own, possess, transfer any foreign exchange, foreign security or any movable property outside India। सेक्शन 4 सीधा बोलता है कोई भी इंडियन, मतलब कोई भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, इंडिया के बाहर ना फॉरेन करेंसी फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है, ना कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ना कोई फॉरेन एक्सचेंज कर सकता है, मतलब कुछ कर ही नहीं सकता इंडिया के बाहर। सेक्शन 4 ये बोलता है। बट क्या रियलिटी में ऐसा है? अगर मैं एक घर खरीदना चाहूँ तो क्या मैं नहीं खरीद सकता हूँ? ऑब्वियस सा बात है, मैं खरीद सकता हूँ। तो फिर सेक्शन 4 ऐसा क्यों बोल रहा है? तो देखो यहाँ पर जो पहला लाइन है, मार्क करो इसको, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। यानी अगर इस एक्ट में कहीं दिया हुआ है कि तुम ये सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हो तो तुम कर सकते हो, नहीं तो फिर सेक्शन 4 एप्लीकेबल हो जाएगा और तुम कोई भी फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी ना खरीद सकते हो, ना बेच सकते हो, ना ओन कर सकते हो, ना पॉजेस कर सकते हो, कुछ नहीं। तो अब समझ में आया ये लाइन का इंपॉर्टेंट क्यों। लॉ का हर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस तुम्हें देखने मिलेंगे, जैसे सेक्शन 6 में एक्सेप्शन है, प्लस शेड्यूल में तुम्हें एक्सेप्शन मिलेंगे। तो ये सब मैं पार्ट 2 में करवाऊंगा। अभी बस तुम्हें इतना समझना है, सेक्शन 4 सिंपल सा बोलता है कि तुम कुछ भी ऑन, पोजेस, एक्वायर, सेल कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं सेक्शन 5। अब देखो यहाँ पर सेक्शन 5, सेक्शन से छोड़ो, पहले यहाँ ध्यान दो। मैंने तुम्हें बोला कि 2 तरह के ट्रांजैक्शंस तुम कर सकते हो। कौन कौन से? एक, या तो तुम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कर लो, या दूसरा तुम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर लो। अब ये दोनों होते क्या हैं, ध्यान से सुनो। जब एक PRI, लेट सपोज AKG, क्या मैं पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया हूँ? हाँ हूँ। मैं कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ जिससे इंडिया के बाहर, आउटसाइड इंडिया, मेरा कोई एसेट्स या लायबिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। यानी मैंने एक सिंपल बोला, लेट सपोज मैंने एक घर परचेज किया ऑस्ट्रेलिया में, तो ये ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि घर परचेज करने से क्या मेरे इंडिया के बाहर एसेट्स बढ़ गए? बिल्कुल बढ़ गए। तो ये हो गया मेरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। लेट सपोज 2 साल बाद मैंने वो घर बेच दिया, तो क्या ये भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? हाँ, क्योंकि मैंने जो एसेट्स वहाँ एक्वायर किए थे वो अब खत्म हो गए, तो यानी एसेट्स जो बड़े थे वो घट चुके हैं, तो यहाँ क्या एसेट्स में ऑल्टरेशन हुआ है? हाँ। इसी तरह मैंने कोई बाहर से लोन लिया है, तो क्या मेरा लायबिलिटी बाहर बढ़ गया? बिल्कुल। तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? हाँ, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब लेट सपोज मैंने किसी को बाहर लोन दिया, तो क्या मेरा बाहर एसेट्स बढ़ गया? हाँ। तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? ये भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। यानी सिंपली एक ऐसा ट्रांजैक्शन जो एक PRI कर रहा है जिससे इंडिया के बाहर उसका एसेट्स या लायबिलिटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं PRI के लिए। अब इसी तरह हम बात करते हैं PROI। एक बाहरी इंसान है, वो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहा है जिसमें इंडिया के अंदर उसका एसेट्स या लायबिलिटी चेंज हो रहा है, एसेट्स या लायबिलिटी चेंज हो रहा है, तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। ठीक उसका उल्टा,
मान लो कोई इंडिया के बाहर इलॉन मस्क इंडिया में ज़मीन खरीद रहा है, घर खरीद रहा है, तो क्या इस ट्रांजैक्शन से इंडिया में उसका एसेट्स या लायबिलिटी में चेंजेस आ रहा है? हाँ, एसेट्स बढ़ रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। सिंपली ये बात ध्यान रखना। अब कैपिटल अकाउंट जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। यही तुम्हारे डिफिनेशन में भी दिया हुआ है। यानी सिंपली तुमको देखना है कि क्या एसेट्स वगैरह चेंज हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो यानी वो कैसे ट्रांजैक्शन है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पर कुछ लिस्ट भी दिए गए हैं, चार पांच पॉइंट दिए गए हैं तुम्हारे मॉड्यूल में कि कौन कौन से करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, वो अभी मैं करवा दूंगा और तुम्हें क्लियरिटी आ जाएगा। एंड ध्यान रखना अब इसमें सेक्शंस कौन लगते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में तुम्हें सेक्शन 6 के साथ साथ शेड्यूल 1 पढ़ना होगा और शेड्यूल 2 पढ़ना होगा, ठीक है। और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के साथ तुम्हें शेड्यूल 1 + 2 + 3 भी पढ़ना होगा और सेक्शन 5 भी पढ़ना होगा। तो चलो मॉड्यूल से करवा देता हूँ फट से एकदम। देखो सबसे पहला सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और इसका डिफिनेशन भी यही दिया गया है, वहाँ सेम यही चीज़ है, तुम देख जाके चेकआउट कर सकते हो। इट मीन्स अदर देन अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। मैंने क्या बोला? करंट अकाउंट वैसा ट्रांजैक्शन है जो कैपिटल नहीं है, सिंपल सा बात है। और इसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन इंक्लूड हैं तो देखो, पेमेंट इन कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स, ठीक है, सच एज शॉर्ट टर्म बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। मान लो मैंने बाहर लोन दिया या बाहर से लोन लिया, बट शॉर्ट टर्म में लिया है और वो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। भले ही लोन लिया, एसेट्स एंड लायबिलिटी चेंज हुए हैं, बट क्योंकि शॉर्ट टर्म में हुए हैं एंड यहाँ ऑर्डिनरी कोर्स में हुए हैं, तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ही माना जाता है, ठीक है। पेमेंट इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, अब मैंने लोन लिया तो वो क्या है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बट अब मैं उस लोन पर इंटरेस्ट चुका रहा हूँ, तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा? नहीं होगा। पूछो क्यों? तुम खुद से सोचो। लोन मैंने लिया, उस पर मैं इंटरेस्ट चुका रहा हूँ, तो क्या इंटरेस्ट चुकाने से क्या मेरा कोई एसेट्स बाहर बढ़ रहा है? नहीं। क्या मेरा कोई लायबिलिटी बाहर बढ़ रहा है या घट रहा है? कोई चेंजेस आ रहे हैं इसमें? तो बिल्कुल नहीं आ रहे। तो फिर वो कैसे का कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन? तो वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अब मान लो मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, मैंने कोई बॉन्ड्स खरीद लिए अमेरिका के, तो वो जो मैंने खरीदा वहाँ मेरा एसेट्स बढ़ा, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। बट उस पर मेरे को अगर डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो फिर वो मेरे को क्या होगा? वो मेरा क्या होगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि उसमें मेरा कोई एसेट्स या लायबिलिटी बढ़ या घट नहीं रहा है। रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ पेरेंट्स, स्पाउस, चिल्ड्रन। मान लो मैं पढ़ने बाहर चला गया एंड मेरे पेरेंट्स मेरे को पैसे भेजते थे, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? नहीं है। इसमें एसेट्स लायबिलिटी कहाँ चेंज हो रहे हैं? उसके एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन, कोई बाहर पढ़ने गया या घूमने गए तो उसमें भी ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। इसमें कोई एसेट्स या लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या गिफ्ट देना कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है या करंट अकाउंट? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है या करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन? चलो इसको समझते हैं। गिफ्ट, मान लो मैं हूं AKG और ये है मिस्टर एक्स। सपोज मेरा एक ज़मीन है इंडिया में एंड मैंने मिस्टर एक्स को ये ज़मीन गिफ्ट में दे दिया, तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? ऑब्वियस सा बात है, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। समझो, मेरा ज़मीन है कहाँ? इंडिया में, एंड इंडिया का ज़मीन मैंने मिस्टर एक्स को गिफ्ट में दे दिया। ज़मीन तो इंडिया में है ना, तो क्या मिस्टर एक्स के लिए यहाँ पर एसेट्स एंड लायबिलिटी चेंज हुआ है इंडिया में? हाँ, उसका एसेट्स बढ़ गया ज़मीन मिलने से। तो क्या ये गिफ्ट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? हाँ, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। बोल क्या रहा है? मान लो मैंने गिफ्ट में कोई पैसे दे दिए, क्या मेरा एसेट्स लायबिलिटी में कोई चेंजेस आया? नहीं। क्या उसके कोई एसेट्स लायबिलिटी में चेंजेस आया? नहीं। तो ऑब्वियस सा बात है, वो क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और नीचे फिर दिया गया है, मान लो एक PRI ने PROI को गिफ्ट दे दिया इंडिया में, तो उससे क्या होता है? एसेट्स क्रिएट हो रहा है, तो फिर वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो गया। यही सेम बात यहाँ पूरा लिखा हुआ है, तुमको बस एक बार समझना है, पढ़ना है। ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है CG, वो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है RBI से कंसल्ट करके। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है।
सीजी ही रिस्ट्रिक्शन लगाएगा। रिस्ट्रिक्शन लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, बस वो आरबीआई से एक बार कंसल्टेंसी लेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सेक्शन 5 एक और बात बोलता है, एक लाइन समझना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जनरल रूल क्या बोलता है, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आर फ्रीली परमिटेड अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आर प्रोहिबिटेड अनलेस स्पेसिफिकली और जनरली परमिटेड। यानी तुम कोई भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन करो, सरकार को कोई मतलब नहीं, कोई भी तुम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो, बस अगर सरकार कुछ चाहे तो प्रोहिबिट कर सकता है। उसी तरह सरकार चाहता है कि तुम कम से कम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सरकार ने प्रोहिबिट करके रखा है, एंड कुछ परमिट किया है तो तुम वो कर सकते हो। तो ये जनरल रूल है। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर शेड्यूल 1, मैंने तुम्हें अभी बताया कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में तुम्हें तीनों शेड्यूल पढ़ने हैं। शेड्यूल 1 क्या चीज़ के बारे में बात करता है, कौन कौन से ट्रांजैक्शन के लिए, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए तुम्हें फॉरेन करेंसी नहीं मिलने वाला है। यानी ये जो नीचे लिस्ट दिए गए ना, ये सारे ट्रांजैक्शन के लिए तुम फॉरेन करेंसी नहीं ले सकते हो, और ये सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, एंड इनके लिए तुम्हें फॉरेन करेंसी नहीं मिलने वाला। ठीक है, यह प्रोहिबिशन है। अब समझो, सबसे पहला रेमिटेंस आउट ऑफ लॉटरी विनिंग। तुम लॉटरी में पैसा जीते और तुम उसको बाहर ले जाना चाहते हो, नहीं देगा तुमको सरकार, उसके बदले फॉरेन करेंसी नहीं देने वाला। रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम रेसिंग राइडिंग ईटीसी, कोई तुम रेसिंग राइडिंग वगैरह से तुम पैसे जीते एंड वो अब इंडिया के बाहर तुम ले जाना चाहते हो, फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, तुम नहीं करवा सकते। ठीक है, उसके बाद रेमिटेंस ऑफ परचेज ऑफ लॉटरी टिकट, बैंड मैगजीन, फुटबॉल पूल्स, यानी बोले तो सट्टा, अगर तुमने सट्टा लगा कर पैसे जीता है और वो पैसे तुम इंडिया के बाहर ले जाना चाहते हो, तो तुम नहीं ले जा सकते। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है, सरकार चाहता है कि तुम कम से कम फॉरेन करेंसी बाहर ले जाओ, और तुम क्योंकि सट्टा लगा के पैसा बाहर लेके जा रहे हो, तुमने कमाया नहीं है, बाई लक तुमने जीत लिया है, तो उस सिचुएशन में तुम फॉरेन करेंसी जो बाहर ले जाओगे उसका मिसयूज़ करोगे, मतलब अंधा यूज़ करोगे, क्योंकि लॉ मेकर सिंपल एक बात बोलता है, जो चीज़ तुमने खुद अपनी मेहनत से नहीं कमाया है तो उसका तुम्हें कदर नहीं होगा, तो तुम ऐसे पैसे ले जाकर बाहर वेस्ट करोगे, इसलिए हम इसके लिए तुम्हें फॉरेन करेंसी दे ही नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर और होली ऑन सब्सिडरी अब्रॉड ऑफ इंडिया। मान लो कोई इंडिया कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है, होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है यूएसए में, इंडिया का कोई कंपनी का सब्सिडरी कंपनी या होली ऑन सब्सिडरी कंपनी है यूएसए में, और मान लो इंडियन कंपनी ने कोई इन्वेस्टमेंट, कोई मशीन वगैरह भेजा यूएसए में, तो वो कोई भी कमीशन नहीं दे सकता किसी एजेंट को। अब ये मेनली बेसिकली एक तरह से हो गया कि तुमने खुद को पेमेंट किया, यानी तुम अपने कंपनी में ही मशीन लगा रहे हो और अपने आप को कमीशन दे रहे हो, तो ये तुम नहीं कर सकते। फॉरेन करेंसी इंडिया तुम्हें बर्बाद करने नहीं देगा, क्योंकि इंडिया का फॉरेस्ट रिजर्व चाहता है इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज अप्लीकेबल। अब ये ध्यान रखना, ये जितने भी पॉइंट्स अभी मैं बताऊंगा, ये अभी करंट टाइम में ये सारी बातें ख़त्म हो चुकी है, यानी इनमें से अब एक भी करंट टाइम वाली बातें नहीं है, तो तुम इसको चाहो तो अच्छे से डिटेल में समझ सकते हो, नहीं तो बस याद कर लेना, क्योंकि अब करंट टाइम में इनका कोई यूज़ ही नहीं है। जब बना था ये एक्ट तब इनका यूज़ था, अभी कोई इनका यूज़ नहीं है। देखो, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी टू विच रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज अप्लीकेबल। देखो, होता क्या था, जब कोई कंट्री इंडिया आता है और इंडिया में आकर पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया के बाहर जो पैसे कमाया, डिविडेंड्स जो उसको रिसीव हुआ, वो डिविडेंड इंडिया के बाहर वो नहीं ले जा सकता था। मतलब मान लो किसी कंपनी ने इंडिया के शेयर्स में इन्वेस्ट किया, बदले में उसको क्या मिला, डिविडेंड, तो वो ये डिविडेंड इंडिया के बाहर नहीं ले जा सकता था जब तक कि वो इसके बैलेंस में इंडिया में एक्सपोर्ट ना करे। यानी क्या मैंने बोला, एक कंपनी है, लेट सपोज उसको 1 लाख डिविडेंड मिला, तो वो 1 लाख इंडिया के बाहर तभी ले जा सकता है जब उसने 1 लाख का एक्सपोर्ट किया होगा। एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी आता है, तो यानी बैलेंस करना होगा, जितना तुमको ले जाना है बाहर उतना का तुमको एक्सपोर्ट करना होगा, यानी उतना का फॉरेन करेंसी तुमको इंडिया लाना होगा। ये पहले होता था, अब ये सब फालतू बातें हैं, अब ये सब होता नहीं। फिर पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टे क्रेडिट रूल एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% इनवॉइस वैल्यू ऑफ
एक्सपोर्ट्स ऑफ टी एंड टोबैको। ये देखो क्या है, रशिया एंड इंडिया के बीच में, रियल कहानी है, रशिया एंड इंडिया के बीच में एक रुपी स्टेट क्रेडिट रूट बना था। उसमें क्या बोला गया था कि रशिया से इंडिया ने लोन लिया था और बोला था इंडिया ने कि हम ये लोन कैसे रीपे करेंगे, हमारे एक्सपोर्टर आपके यहाँ सामान बेचेंगे, ठीक है, आप उनको पैसे मत दीजिएगा, उनको एक क्रेडिट दे दीजिएगा, क्रेडिट नोट, और इंडियन एक्सपोर्टर को हम इंडिया में उस नोट को दिखाकर वो पैसे रिसीव कर लेंगे। तो ये एक तरीका निकाला गया था, अब ये सब नहीं है, ठीक है। तो उसमें अगर कोई कमीशन देना है तो वो नहीं दे सकते थे, बस टी एंड टोबैको में अप टू 10% कमीशन वो दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कॉल बैक सर्विस। कॉल बैक सर्विस ये भी अब कोई यूज़ नहीं है, ये तब एसटीडी बूथ हुआ करता था, उस समय का बात है ये। अभी तो इंटरनेट पे सब कुछ होता है। तो देखो उस समय होता क्या था, अगर तुमको इंटरनेशनली कॉल करना है तो तुमको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते थे। तो लोग क्या करते थे, दलाल के पास जाते थे एंड उनको पैसे थोड़े कम पैसे में देते थे एंड वो डायरेक्टली कॉल कनेक्ट करवा देते थे। तो यहाँ पर ये कॉल बैक सर्विस होता था, तो उसके रिलेटेड अगर तुमको कोई पेमेंट करना है तो वो तुम नहीं कर सकते। एंड लास्टली रेमिटेंस ऑफ इंटरेस्ट इनकम ऑन द फंड हेल्ड इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी क्रेडिट स्कीम। मान लो किसी इंडिया के इंसान ने, मान लो कोई क्या बोलते हैं, PRIO नहीं, कोई पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, उसने इंडिया में एक स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट खुलवाया, एक बैंक अकाउंट जैसा ही होता है, खुलवाया एंड उस पर उसको कोई इंटरेस्ट वगैरह रिसीव हुआ, मान लो 5,000 इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो ये 5,000 वो इंडिया के बाहर ले नहीं जा सकता था, उसको इंडिया में ही खर्चा करना था। यानी बैंक में भी तुम्हें कभी कभी इंटरेस्ट मिलता है तो वो तुम कहीं भी खर्चा कर सकते हो, बट ये नहीं कर सकता था, इंडिया में ही इसको करना था। पहले की बात है, अब ये सब कुछ फालतू बातें हो चुकी है, अब ये सब खत्म हो चुका है। यहाँ तक मैं रहने देता हूँ, अब तुम यहाँ तक रीडिंग कर लेना। नेक्स्ट जो है ये कल डाल दूंगा या शाम में डाल दूंगा, उसके बाद फिर तुम्हारा फेमा पूरा खत्म हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट, और बस पढ़ते रहो।